दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पर लगातार बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग्स भी बनते रहे हैं और वो काफी पॉपुलर भी होते रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन्फ्लेशन का हमारे देश की जनता पर कितना गहरा इंपैक्ट पड़ता है और इसी वजह से भारत सरकार और आरबीआई लगातार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड पॉलिसी मेजर्स लगातार लेते रहते हैं और हर महीने या हर तिमाही पर, हर क्वार्टर पर इससे रिलेटेड डेटा भी लॉन्च होता रहता है। इंडिया में इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है विद इन द ब्रैकेट ऑफ 2 to 6%, जिसका मीडियन है 4%। अगर आरबीआई 4% के आसपास कहीं इन्फ्लेशन को टारगेट कर पाता है तो आरबीआई फाइंड्स इटसेल्फ सक्सेसफुल एज अ मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेटर। तो ऐसा ही एक डेटा रिसेंटली हमारे सामने आया और हमें यह पता चला कि अभी जो हमारी इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 3.65%। द रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल मार्केट में जो इन्फ्लेशन आई है दैट इज अराउंड 3.65%। तो इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन स्टेड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियन टारगेट ऑफ 4%, अराउंड 3.65%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगस्त का इन्फ्लेशन जो है इट इज द सेकंड स्लोएस्ट इन लास्ट 5 years। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसका फॉर्मेशन 2016 में हुआ था काफी अच्छे से काम कर रही है। आरबीआई के गवर्नर, वाइस गवर्नर और इस तरीके से कई सारे मेंबर्स उसमें होते हैं, वो काफी अच्छे तरीके से पॉलिसीज बना रहे हैं। द फूड इन्फ्लेशन क्विकेंड, फूड इन्फ्लेशन बढ़ चुका है फ्रॉम जुलाई 13 मंथ्स लो ऑफ 5.4% टू 5.7%। लगातार फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और इसमें बहुत बड़ा रोल है वेजिटेबल इन्फ्लेशन का। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाले आलू, प्याज और टमाटर पर, मतलब पोटैटो, टोमेटो एंड अनियंस पर, तो इसमें डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से हमें फूड में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता हुआ मिल रहा है और खासकर रूरल इंडिया में और ज्यादा इन्फ्लेशन है। रूरल इन्फ्लेशन स्टेड एलिवेटेड कंपेयर टू दैट फेस्ड बाय अर्बन कंज्यूमर्स। तो मतलब रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा है, अर्बन इन्फ्लेशन कम है, जबकि यह पाया जाता है कि अर्बन इन्फ्लेशन जनरली ज्यादा होता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन होता क्या है? तो इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंट राइज, मतलब एक ऐसा प्राइस राइज जो कि परसिस्टेंट हो और लगातार हो रहा हो इन जनरल प्राइस लेवल्स। ये जनरल प्राइस लेवल्स एक फूड बास्केट, एक बास्केट से डिसाइड किए जाते हैं जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी में जितनी भी चीजें कंज्यूम की जा रही हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इट इज मेजर्ड ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। मतलब अगर हमें इन्फ्लेशन को मेजर करना है कि भाई हमारे अगस्त 2024 में कितना इन्फ्लेशन होगा, तो हम पिछले साल के प्राइसेस पर जाएंगे और पिछले एक साल के हिसाब से हम ये देखेंगे कि भाई अगस्त 2023 में जो प्राइसेस थे उससे कितने परसेंट हमारे प्राइसेस बढ़ गए। मान लीजिए कि अगर पिछले साल कोई चीज 100 रुपए की थी और आज वो 150 रुपए की हो गई है, 150 रुपीज की हो गई है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश में उस पर्टिकुलर चीज को लेकर 50% इन्फ्लेशन है। राइट? तो उसी पर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, इन्फ्लेशन ऑफ 6% इन अप्रैल 2024 मींस प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव इंक्रीज्ड बाय 6% व्हेन कंपेयर्ड टू द प्राइसेस लास्ट ईयर सेम टाइम अप्रैल 2023। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, उसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर डिमांड बहुत ज्यादा होती है, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है और वो लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाहते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर हम देखें तो यूथफुल पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथफुल और यूथफुल पॉपुलेशन जनरली बहुत ज्यादा डिजायरिंग और डिमांडिंग होती है। तो इस वजह से डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से और सप्लाई साइड उस डिमांड को मैच नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। मतलब एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 लोगों को चाहिए, तो ऑब्वियस की बात है वो अनार पर बोलियां लगेंगी। तो इस वजह से इंफ्लेशन या महंगाई आती है। द रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड डिस्पोजेबल इनकम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई इसको किस तरीके से कम करती है? तो इसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। तो भाई आपको जैसे लोन लेना है बैंक से तो बैंक्स के लेंडिंग रेट भी बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपके लेंडिंग रेट बढ़ेंगे, बैंक्स के सेविंग्स रेट बढ़ जाएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहोगे कि बैंक में डाल दो, सेव कर दो। इसके साथ ही साथ जब लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा तो आप कुछ भी खरीदोगे नहीं, आप खरीदने नहीं जाओगे। ठीक है, आपके पास पैसा कम रहेगा। ठीक है, तो अपने आप इंफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स द सेम, their aggregate demand increases sharply, thus raising the prices। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक इक्विलिब्रियम जो होता है, बैलेंस जो होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। देन कम्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? हमें कुछ भी बनाना है फैक्ट्री में, अगर हमें कुछ बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि हमें लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए,
हमें कैपिटल चाहिए और साथ ही साथ हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए, आइडिया चाहिए। अब लैंड की कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा होगी या फिर लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, कैपिटल जो हमें मिल रही है, हमें जो पैसा मिल रहा है उसकी कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा, या एंटरप्रेन्योर ज्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और कॉस्ट के बढ़ने की वजह से, फैक्टर कॉस्ट बढ़ने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। As a result of this, the overall cost of production of the goods and services increases and hence its price in the market increase. Right? तो इसीलिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। देन सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन हमने रिसेंटली देखा 2020-2021 में, जब चाइना ने एब्सोल्यूट लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन इंपोज किया था और उसकी वजह से उसने ट्रेड पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। अब चाइना इज द सप्लायर ऑफ द होल वर्ल्ड, चाइना इज द ग्लोबल सप्लायर। अब जब चाइना में एब्सोल्यूट लॉकडाउन लगेगा तो क्या सप्लाई शॉक क्रिएट होगा ग्लोबल एरिना में, बहुत बड़ा सप्लाई नहीं होगी, और वो सप्लाई ना होने की वजह से बाकी जगहों पर डिमांड तो सेम है। अब डिमांड और सप्लाई का जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ वैसे ही इन्फ्लेशन शूट अप करेगी। इसकी वजह से हम देख रहे थे कि लगातार कोविड के बाद से इन्फ्लेशन सस्टेन कर रही थी हमारी इकोनॉमी में, और अब वो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल हुई है। इसीलिए जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने बोला कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन इज इन आवर कंट्रोल, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। राइट? द बेस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज ड्यूरिंग example of this kind of inflation is COVID-19. It's called supply shock because its causal factor lies in the control of either the firms or the workers. Does not lie in the control of the firms or the workers. Firms और workers के कंट्रोल में नहीं है बॉस, ये तो ग्लोबल फिनोमेना है, राइट? सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। देन द अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो, कि भाई क्वांटिटेटिव इन्फ्लेशन कितनी हो सकती है, तो 2-3% की इन्फ्लेशन हो रही है साल में, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेंग रही है, हल्की हल्की इन्फ्लेशन है, ठीक है? तो ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आपको नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करती है, ये इन्फ्लेशन जनरली आपको बेटर रिटर्न्स देती है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इन्वेस्ट करके आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो ये एक देश की इकोनॉमी की ग्रोथ को इंश्योर करती है। बिजनेसेस ग्रो करते हैं, बिजनेसेस को पता है कि भाई इतना इन्फ्लेशन नहीं आ जाएगा कि हमारी इकोनॉमी ही टॉपल डाउन हो जाए, ठीक है? तो 2 से 3%। इसके बाद आती है, अभी तो रेंगने वाली इन्फ्लेशन थी, अब इन्फ्लेशन चलने लगी, वॉकिंग इन्फ्लेशन और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। अभी भी इन्फ्लेशन धीमी ही है, बट 3 से 10% के आसपास इन्फ्लेशन होती है, उसे हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। समटाइम्स दिस इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, बट अगर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया टाइमली, अगर गवर्नमेंट ने इस पर कंट्रोल नहीं लगाया टाइमली, तो हमारा श्रीलंका वाला हाल होगा, हमारा श्रीलंका वाला हाल होगा। ये इन्फ्लेशन उछलने कूदने लगेगी, और जैसे ही इन्फ्लेशन उछलने कूदने लगी, इट विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल। उछलते कूदते हुए इंसान को कौन रोक सकता है? उसी तरीके से महंगाई को भी कोई नहीं रोक सकता है। When the rate of price rise is more than 10% and below 50%, then it is known as galloping inflation. और इसके बहुत नुकसानदेह परिणाम हैं, बहुत ही हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके। ये बिजनेसेस को बर्बाद कर देती है, लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देती है, उनके पास पैसा नहीं बचता है, दे आर अर्निंग, बट फिर भी उनके पास पैसा नहीं है चीजों को खरीदने के लिए, उनका जो परचेजिंग पावर है वो खत्म होता चला जा रहा है। देन कम्स हाइपर इन्फ्लेशन। दिस इज द ड्रेडली टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब ये सबसे खतरनाक तरीके की इन्फ्लेशन है। इसमें इन्फ्लेशन जो है हो सकता है दिन का 20% बढ़ जाए, एक हफ्ते में 20% बढ़ जाए, इतनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ती है। और ये इन्फ्लेशन हमने देखी है वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में, जब लोग अपने नोट्स को जला करके उनसे हाथ सेक रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन केवल प्राइस लेवल ही नहीं बढ़ा रही है, इन्फ्लेशन चीजों को महंगाई नहीं कर रही है। दूसरी तरफ से अगर देखें इसको, दूसरे एंड से अगर देखें, तो हमें यह पता चलता है कि हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो करेंसी है, उसकी परचेजिंग पावर को कम कर रही है, मतलब हमारी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रही है। तो करेंसी इतनी ज्यादा डिवैल्यूएट हो गई कि लोग आग लगा करके उसमें सेक रहे हैं, राइट? तो इसमें यह हालत होती है कि आपको बास्केट भर करके पैसा ले जाना है, और आप जाकर के क्या 1 loaf ऑफ ब्रेड और 1 ब्रेड खरीद पा रहे हो, एक ब्रेड खरीद पा रहे हो, ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। हु कंट्रोल्स इन्फ्लेशन इन इंडिया? तो इन्फ्लेशन को इंडिया में कंट्रोल करने के लिए वी हैव ओनली वन बॉडी, विच इज मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेटर ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, राइट? तो आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। आरबीआई एक्ट में आरबीआई एक्ट जो है 1934 का, उसमें चेंजेस किए गए, और उन चेंजेस को करके उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर, प्लीज राइट इट डाउन, उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई।
द एमपीसी सेट्स द रेपो रेट टू मैनेज इन्फ्लेशन। रेपो रेट को ऊपर नीचे करती है। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को कैपिटल देता है। आरबीआई बैंक्स को कैपिटल देता है। तो अगर आरबीआई बैंक्स को महंगी कैपिटल देगा, महंगा इंटरेस्ट रेट लेगा, तो बैंक्स भी आपको महंगा इंटरेस्ट रेट लेकर ही कैपिटल देंगे। अगर आरबीआई बैंक्स को सस्ते में पैसा दे देगा, सस्ते में कैपिटल दे देगा, तो बैंक्स भी आपको बहुत सस्ते रेट्स में पैसा दे देंगे। तो अगर आपको लोन आसानी से मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा मौज लोगे लोन की। अगर आपको बहुत महंगा लोन मिलेगा तो आप तभी लोन लोगे जब आपको जरूरत होगी। तो इस तरीके से डिमांड को कर्टेल करता है अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो। देयर आर 6 मेंबर्स इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। 3 आरबीआई की साइड से होते हैं और 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आरबीआई की साइड से जो होते हैं उसमें डेप्यूटी गवर्नर और गवर्नर तो होते ही होते हैं। गवर्नर के पास वीटो पावर होता है क्योंकि 6 मेंबर्स है, 3-3, तो 3 हो सकता है हां बोले, 3 हो सकता है ना बोले, तो वीटो हमेशा गवर्नर के पास रहता है। गवर्नर जो चाहता है वो होता है, वो इंप्लीमेंट होता है अगर टाई लाइक सिचुएशन आती है तो। एक्सटर्नल मेंबर्स जो होते हैं उनका लिमिटेड पीरियड ऑफ सर्विस होता है, मतलब वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं और उनको दोबारा नहीं चुना जा सकता है। रीअपॉइंटमेंट इज प्रोहिबिटेड। इस कमेटी को रिव्यू करने के लिए देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी आल्सो, जो हर 6 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के काम को रिव्यू करती है। और अगर यह कमेटी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, 3 क्वार्टर तक लगातार अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो इनको बोला जाता है भाई कारण बताओ, शो कॉज, एक्सप्लेनेशन दो, राइट। मीटिंग quorum there should be at least 4 members including the governor and deputy governor. What are the decisions? Decisions take majority vote. In case of tie, the governor has the casting vote. MPC decisions are binding on the RBI. Right? इन्फ्लेशन को इंडिया में मेजर कैसे किया जाता है? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए 2 तरीके की बास्केट्स हैं, 2 तरीके की इंडेक्सेस हैं। पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI-C. There are 6 type of CPIs. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI एग्रीकल्चरल लेबरर, CPI रूरल लेबरर, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI रूरल, CPI अर्बन एंड CPI-C. ठीक है, तो CPI कंबाइंड और होलसेल प्राइस इंडेक्स दूसरी तरफ हम इसको यूज करते हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर है 2011 एंड 12 और दूसरी तरफ जो CPI-C है उसका बेस ईयर है 2012, राइट। WPI में हमारे पास नंबर ऑफ कमोडिटीज आर लगभग 697 कमोडिटीज आर देयर एंड लोअर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वी हैव लेस कमोडिटीज विच इज 200। ये रिटेल मार्केट के लिए, होलसेल मार्केट के लिए, राइट। यहां पर सर्विसेज को ऐड नहीं किया गया है क्योंकि सर्विसेज आप होलसेल में नहीं लेते हो। सर्विसेज आप हमेशा एक आदमी से लेते हो, बहुत सारे लोगों से सर्विसेज, देयर इज नो होलसेल मार्केट फॉर सर्विसेज। सर्विसेज के लिए आपको एक ही जगह पे जाना पड़ता है, रिटेल मार्केट ही है उसका, राइट। द वेटेज ऑफ फूड प्रोडक्ट WPI में ऑब्वियसली कम होगा, रिटेल मार्केट में इसका वेटेज ज्यादा होता है, दिस इज 46%। लेवल ऑफ प्राइस राइज अगर हम देखें तो द रेट ऑफ WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज जनरली लो, क्योंकि होलसेल मार्केट में बहुत कम वेरिएशन आता है। रिटेल मार्केट में हम देखें तो वो वेरिएशन ज्यादा हाई होता है। सुटेबिलिटी एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, WPI is less suitable measure. Why? Because of inflation and hence less suitable for making monetary policy decisions. इसीलिए किसका यूज किया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस के लिए? रिटेल इन्फ्लेशन के इंडेक्स का, CPI कंबाइंड का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जाना कि भाई इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है, कौन सी बॉडी है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज, बैड कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज। अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं, ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, बिजनेस ग्रो होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ। बुरे कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? इट इज रिग्रेसिव फॉर द पुअर, गरीब लोगों को परेशान करने वाली होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।